नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो सेशन है वह गुप्त वंश के ऊपर आधारित है और हम गुप्त वंश के एक एक जो शासक हुए हैं उन सभी के बारे में अपनी जो उनके बारे में जो है वो हम देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी इससे पहले जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके बारे में हमने सारी उनकी बातें देखी थी, उनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो देखा था हमने। रामगुप्त के बारे में देखा था और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखा था। तो ऐसी हमें जानकारियां जो है वह देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आज का जो हमारा क्लास है वह हमारा कुमारगुप्त के ऊपर आधारित होगा, यानी कि कुमारगुप्त जो प्रथम है उनके ऊपर आज का हमारा जो क्लास है वो आधारित होगा और हम आज उन्हीं के बारे में जो सारी बातें हैं वो हम करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा क्लास है वो कुमारगुप्त के ऊपर आधारित है और बाकी के जो हमारे क्लास हो चुके हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो जरूर से जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए ताकि मैं उन सभी के आंसर आपको जो है वो प्रोवाइड करा सकूं। और एक मुझे कमेंट आया था कि क्या इस क्लास की जो पीडीएफ है वो क्या आप सभी को मिल पाएगी। तो मैं इस पे कार्यरत हूँ, इस प्रोसेस में मैं कार्यरत यानी कि कार्य कर रहा हूँ और आगे मैं इसके ऊपर एक विशेष जो कार्यवाही होगी वो करूंगा और आप सभी को इनके जो पीडीएफ है वो आपको मुहैया करा दूंगा। तो आज की जो हमारी क्लास है अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने एक जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपको बता दी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा क्लास है वो कुमारगुप्त के ऊपर आधारित है। कुमार गुप्त प्रथम प्रथम हमें देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें आगे भी जो कुमारगुप्त हैं, कुमारगुप्त द्वितीय हैं, कुमारगुप्त तृतीय हैं, ऐसा हमें इनका जो हमें वर्णन है वह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इनका जो टाइम पीरियड है वो 415 ईस्वी से 415 ईस्वी से 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी का जो इनका टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है। 455 ईस्वी का इनका जो हमें टाइम पीरियड है वह देखने को मिल जाता है। तो आप इन सभी बातों का नोट कर लें, बातों को नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको एक ये जो क्लास है हमारी इसको मैं आपको एक क्रमबद्ध, यानी कि आप देखेंगे कि मैंने जितने भी अभी तक मेरे क्लास हुए हैं वो चाहे आप देखेंगे 16 महाजनपद के उदय से मैंने ये क्लास को स्टार्ट किया है और वहां से लेकर यहाँ तक का जो मैंने क्रम है एक क्रमशः मैंने जो हमारी सिलेबस की दृष्टि से जरूरी थी वो हमने उन सभी का जो है वर्णन अपने इस क्लास में किया है और उन सभी बिंदुओं को हमने देखा है। तो आप अगर एक क्रम से इनका नोट्स बनाते हैं तो आपको इन सभी बातों का जो एक बारीकी है जो बारीकी जो जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि मैं आप सभी को इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि ये चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं या ज्यादा इनका जो है वो हमें किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से या हमें ज्यादा पूछी जाती हैं। ऐसी मैं जो बातें आपको नोट करवाता हूँ इनके ऊपर जो कुछ चीजें होती हैं उसको भी मैं आपको नोट कराता हुआ चलता हूँ। तो आप इन सभी बातों का ध्यान दें और अपने नोट्स जो है वो बनाएं और इस सभी बातों का उसमें समावेश जरूर से जरूर करें ताकि आपको इसका जो लाभ है वो अच्छे से मिल जाए। क्या होता है कि हम लोग जो नोट्स बनाते हैं वही हमारी पढ़ाई की असली पूंजी होती है। अगर हमको रिवाइज करना होता है कुछ तो अगर हमने अपना नोट्स बना रखा है तो वही हमारी एक पूंजी के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर हमने मान लीजिए कि किताब उठाया और एक तरफ से एक तरफ तक पढ़ डाला, 1-2 दिन 4 दिन में जितना भी समय लगे 2 दिन 4 दिन में हमने पढ़ डाला, तो आप देखेंगे कि हमें उस किताब को बंद करने के बाद हमें वो सारी जो चीजें हैं वो हमें याद नहीं रह जाती, यानी कि हम उसको भूल जाते हैं। हालांकि कुछ पॉइंट जैसे होते हैं हमें उनके बारे में वहां पे पता चल जाता है, लेकिन अगर एक अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपकी एक जो क्रमबद्ध जानकारी है वो आपका डेवलप होता हुआ चलेगा और आपको आगे भी पढ़ने में एक सहूलियत के दृष्टिकोण से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसका नोट्स जरूर से जरूर बनाएं ताकि आपको ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी क्लासेस आपको अच्छे से अच्छे जो है वो लाभ दे सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो थे ये चंद्रगुप्त प्रथम के चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी, यानी कि आप देखेंगे कि जो कुमार गुप्त हैं, पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं कि इनके माता पिता कौन थे। तो इन सभी बातों का मैंने आपको बताया कि इनका जो राज्याभिषेक है वह कुमार गुप्त के बाद माफ कीजिएगा, जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनकी मृत्यु के बाद इनका जो है वह हमें देखने को मिल जाता है। यह चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके यह पुत्र थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय के और ध्रुव देवी के
देवी के या पुत्र थे, पुत्र थे। और हम देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें जानकारी और देखने को मिलती है, उसमें हमें कहीं कहीं वर्णन देखने को मिलता है कि यह इनके जो भाई थे वह भी थे। तो हम इनके ऊपर जो बातें हैं वो देखते हुए चलेंगे कि इनके ऊपर इन्होंने राज्य कैसा किया, इनका जो कार्य था वो किस प्रकार था और इनके जो अभिलेख हैं वो भी हमें देखने को आगे मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि गुप्त वंश में यह हमें ऐसे पहले नरेश देखने को मिलते हैं जिन्होंने सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया था। गुप्त वंश के शासक में यह प्रथम नरेश थे जिन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। शासन किया था। इनका जो शासन का टाइम आप देखेंगे तो आपको 40 वर्षों का यहाँ पे देखने को मिलता है। आप अगर एक कैलकुलेशन करते हैं तो मैंने आपको पहले इस टाइम पीरियड मैंने इनका लिख रखा है, तो आप देखेंगे कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक है। यानी कि अगर आप 55 में से जो 15 है उसको माइनस कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 40 वर्षों का जो हमें समय है वो देखने को मिलता है। इनका शासन समय 40 वर्षों का देखने को हमें मिलता है। हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो हमें शासन व्यवस्था है, यानी कि जो इन्होंने शासन किया था वह इनका 40 वर्षों तक देखने को मिलता है। और एक आपको बात बता दूं, इनके जो हमें अभिलेख मिले हैं, जो इनके सिक्के मिले हैं, वो आप देखेंगे कि गुप्त नरेशों में सबसे पहला चीज तो आपने ये नोट कर लिया कि यह गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले शासक थे। और जो इनका दूसरा हमें पॉइंट देखने को मिलता है कि जो कुमारगुप्त थे, इन्होंने 18 अभिलेख और 14 प्रकार के जो सिक्के हैं वो चलाए थे। यानी कि सबसे ज्यादा सिक्के और सबसे ज्यादा अभिलेख इनके ही देखने को मिलते हैं। कुमारगुप्त के सभी गुप्त शासकों से सबसे ज्यादा अधिक अभिलेख और सबसे ज्यादा अधिक इनके सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख और सबसे ज्यादा सिक्के देखने को मिलते हैं। सिक्के देखने को मिलते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कुमारगुप्त थे इनके कितने सिक्के थे और कितने अभिलेख थे, तो मैं आपको बता दूं इनके सिक्कों की संख्या जो है वो हमें 14 प्रकार की देखने को मिलती है। 14 प्रकार के इनके सिक्के जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और इनके जो अभिलेख है वो 18 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। यानी 18 अभिलेख देखने को मिलते हैं। इनके 18 अभिलेख देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे। अभी मैं जब सिक्कों के बारे में इनके बताऊंगा, ये तो मैंने एक इनका जो कह सकते हैं वर्णन, एक इनके जो शासन काल का एक कह सकते हैं कि जो
झांकी दर्शन था वो मैंने आपको कराने का प्रयास किया है कि ताकि आपको इनके बारे में एक जो छोटी मोटी बातें हैं वो आपको पता रहे, ताकि आप इन सभी बातों को आप जानते रहे। तो आप देखेंगे कि यह सबसे कुमारगुप्त जो है इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें 415 ईसा पूर्व से लेकर 455 ईसा पूर्व के ईस्वी के आसपास का जो देखने को मिलता है, सॉरी माफ कीजिएगा ईसा पूर्व हो गया, 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक का इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिल जाता है। यानी इन्होंने गुप्त वंशों में सबसे ज्यादा, यानी गुप्त वंश के शासकों में सबसे ज्यादा जो हमें टाइम पीरियड है वो इन्हीं का देखने को मिलता है कि इन्होंने 40 वर्ष तक जो है वो शासन किया था। उसके बाद हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ये पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे रामगुप्त के भाई जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और आप देखेंगे कि ध्रुव देवी के भी ये पुत्र थे, यानी कि जो ध्रुव देवी थी या ध्रुव स्वामिनी हमें देखने को इनका वर्णन देखने को मिलता है, वो हमें ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी जो है इनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिल जाता है कि यह रामगुप्त की पहले जो रामगुप्त हैं उनकी यह पत्नी थी। उसके बाद उनकी हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनसे विवाह किया था, तो उनसे उत्पन्न जो संतान थे वो सबसे पहले संतान रामगुप्त कुमारगुप्त ही थे, यानी कुमारगुप्त हैं, यह सबसे बड़े थे। तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में हमें जितने भी शासक देखने को मिलते हैं वो ज्येष्ठ पुत्रों को ही अपना जो है राजकुमार या युवराज घोषित करते थे। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में देखेंगे। और एक बात बता दूं कि कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा तो पहली बात शासन किया था, उसके बाद इनके सबसे ज्यादा हमें सिक्के और अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। इनके जो सिक्कों की संख्या है वो 14 प्रकार के हमें सिक्कों की संख्या जो देखने को है वो मिलती है। उसमें हमें तांबा, रजत और चांदी और सोने के जो सिक्के हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इनके सिक्के भी देखने को मिलते हैं। और अभिलेख हैं, आपको बता दूं कि इनके 3 हमें ताम्रपत्र भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इनके 3 ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है। अभी जब मैं ताम्रपत्र के बारे में बताऊंगा, अभिलेखों के बारे में बताऊंगा, सिक्कों के बारे में बताऊंगा, इनके युद्धों के बारे में बताऊंगा, तो सारी बातें वहां पे बताता हुआ चलूंगा। एक ये मैंने इनका जो प्रारंभिक जीवन की जो बातें थी वो मैंने आपको इनके बता दी। और आपको एक बात बता दूं, इनका जो हमें कह सकते हैं कि उपाधि देखने को मिलती है, तो इनकी जो उपाधि है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। उपाधि जो है वो महेंद्रदित्य की है, महेंद्र महेंद्रदित्य जो है ये इनकी उपाधि है। और इनके तमाम हमें उपाधियां देखने को मिलती है, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो हमें यही देखने को मिल जाता है, महेंद्रदित्य। ये जो महेंद्रदित्य है इनकी ये उपाधि देखने को मिल जाती है। और एक बात आपको बता दूं कि चीनी यात्री जो थे हेंग सांग ने इनको शुक्रादित्य, ऐसा इनका जो हमें उपाधि देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कि हेंग सांग ने इनको शक्रादित्य की उपाधि से की नाम से इनका वर्णन जो है वो किया है। हेंग सांग ने इनका जो नाम उल्लेखित किया है वह यह है, शंकरादित्य नाम का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके जो हमें नाम देखने को मिल जाते हैं, इनके बारे में जो जानकारियां देखने को मिल जाती है। तो मैंने आपको इनको जो प्रारंभिक जानकारी थी वो दे दिया। चीनी यात्री जो हेंग सांग थे इन्होंने इनको शुक्रादित्य जो है वह कह के संबोधित किया था या वर्णन किया था या उल्लेख किया था, आप समझ सकते हैं। और इनकी जो उपाधि है वो हमें महेंद्र देखने को मिल जाती है। हालांकि इनके तमाम सिक्कों में जो इनके सिक्के हैं उनमें हमें इनकी तमाम उपाधियां देखने को मिलती है, तो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि जब मैं इनके सिक्कों के बारे में या इनके अभिलेखों के बारे में बताऊंगा तो इनमें से जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो मैं आपका इसमें पॉइंट के हिसाब से देखता हुआ चलूंगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके जो बातें हैं हमें यही प्रकार से देखने को मिल जाती हैं। अब हम देखेंगे इनके अभिलेख। सबसे पहले इनके अभिलेखों से हम स्टार्ट करेंगे ताकि इनके जो बारे में हमें विवरण देखने को मिल रहा है,
इनके बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती है वह इनके अभिलेखों के ही माध्यम से हमें देखने को मिल जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इनके अभिलेखों के बारे में, यानी कि कुमारगुप्त के अभिलेख। कुमारगुप्त के जो पहला में, हालांकि इनके तो अभिलेख मैंने आपको बताया कि 18 हमें देखने को अभिलेख मिलते हैं, लेकिन इनमें से जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे ताकि उनमें हमें जो जानकारियां हैं वो देखने को मिल जाए। तो इनका जो पहला हमें अभिलेख देखने को मिलता है वह हमें विल्दस अभिलेख मिलता है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये इनका प्रथम अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख इनका यही है। इनका सबसे पहला अभिलेख है और इनके बारे में हमें जो जानकारियां देखने को मिलती है इसी में हमें इनके यह इनका पहला अभिलेख है और इसमें ही हमें शुद्धसेन नामक एक हमें ब्राह्मण का जो वर्णन देखने को मिलता है वो इसी में देखने को मिलता है। शुद्धसेन नामक ब्राह्मण है जिन्होंने इनसे कहा था कि आप एक हमें मंदिर बनवा के दीजिए। इन्होंने सेनापति जो कार्तिकेय थे उनका जो मंदिर है वह बनवाने के लिए इन्होंने कार्य किया था, यानी कि इन्होंने इनसे मांग की थी मंदिर बनवाने के लिए। तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि कार्तिकेय का मंदिर का निर्माण कराया था। इसका वर्णन हमें इसी में देखने को मिलता है, यानी इस अभिलेख में, ये अभिलेख है, इसी में हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। हमें इनमें इसका वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने एक जो कह सकते हैं, इन्होंने एक जो मंदिर का निर्माण है वो करवाया था इनके कहने पर, शुद्धसेन के इनके कहने पर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसमें कार्तिकेय महाराज, आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है कार्तिकेय महाराज, और उनका इन्होंने जो मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। और एक बात इनमें हमें देखने को मिलता है इस अभिलेख में, इसमें हमें कुमारगुप्त के पहले के, यानी कुमारगुप्त के पहले की जो वंशावली है वह हमें देखने को मिल जाती है। कुमारगुप्त के ये पहले इनसे इन्हीं तक का जो हमें कह सकते हैं कि एक वंशावली है गुप्तों का, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। वंशों का जो विवरण है इसमें मिलता है, इसमें मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला अभिलेख है मनकुंवर अभिलेख, जो दूसरा अभिलेख है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि मनकुंवर अभिलेख पहला अभिलेख हमने देखा कि जो विल्दस है वो अभिलेख है हमें देखने को मिलता है। विल्दस अभिलेख जो है वह हमें देखने को मिलता है, विल्दस अभिलेख। और इसमें हमने देखा था कि इसमें एक शुद्धसेन नामक ब्राह्मण है, उन्होंने एक मंदिर का कह सकते हैं निर्माण करवाने का जो बात है उनसे की थी, और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था जो कि कार्तिकेय भगवान का था। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ही हमें गुप्तों के जो वंश है उनका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मनकुंवर अभिलेख, जो मनकुंवर अभिलेख है, इसमें बुद्ध की प्रतिभा के नीचे लिखा हुआ है। यह अभिलेख
यह अभिलेख लेख महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो प्रतिमा होती है उसके जो नीचे पैरों के साइड पे आप देखेंगे एक पट्टी, इतना जो पट्टी जो होता है उसके ऊपर यह जो अभिलेख है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की अगर कोई मूर्ति है तो वहां पे जो एक पट्टी है नीचे का, वहीं पे हमें देखने को मिलता है, यानी कि उनके ही उस पे हमें नीचे देखने को, महात्मा बुद्ध के प्रतिमा के नीचे यह अभिलेख उत्कीर्ण है। यह अभिलेख उत्कीर्ण है। इस प्रकार से हम देखें कि इसमें जो हमें जानकारी देखने को मिल जाती है वह यही सब है। और इस अभिलेख को कह सकते हैं कि लिखने का कार्य जो था, इसका जो निर्माण कार्य था वो बुद्ध सेन नामक एक बौद्ध भिक्षु है, उन्होंने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। यानी कि इस अभिलेख का निर्माण बुद्ध सेन, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इनका जो नाम है वह बुद्ध मित्र है। बुद्ध मित्र ने इसको वर्णित कराया था। उसके बाद हम देखेंगे कि यह एक बौद्ध भिक्षु थे। यह एक भिक्षु थे। इस प्रकार से हमने देखा कि इनके जो हमें दो अभिलेख हैं उनके बारे में मैंने वर्णन आपको दिया। इस अभिलेख में यह जो अभिलेख है यानी कि जो मन कुंवर अभिलेख है, इसमें हमें महात्मा बुद्ध के जो प्रतिमा है उसके नीचे इसका अंकन हमें देखने को मिलता है। यानी कि इस प्रतिमा के नीचे का जो अंकन है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसको जो लिखवाने का कार्य किया था वो एक बौद्ध भिक्षु हुए, उनका नाम था बुद्ध मित्र। उन्होंने इसका जो निर्माण है वह कार्य उन्होंने करवाया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके जो अभिलेख है उसमें हमें इन सभी बातों का वर्णन देखने को मिलता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, मैं इसको साफ करता हुआ चलूंगा ताकि बोर्ड जो है वो आपको साफ रहे, तो आपको समझ में बढ़िया आता है। आप इस सभी चीजों को नोट कर ले जरूर से जरूर, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप सभी को देता हूं। तो इस प्रकार से हमने अपने जो दो अभिलेख थे उसके बारे में जो वर्णन था वो कर लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे जो हमारा तीसरा है मंदसौर अभिलेख। जो तीसरा अभिलेख है वह हमारा सौर अभिलेख। इसके बारे में बता दूं कि यह जो अभिलेख है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा। यह जो अभिलेख है यह सबसे ज्यादा हमें इनके बारे में जो वर्णन है वो हमें इसमें ही देखने को मिलता है कि मंदसौर अभिलेख जो है इसमें हमें इनके बारे में जो सारी जानकारियां हैं वह देखने को मिलती हैं। और यह एक प्रशस्ति है। आपको बता दूं कि यह अभिलेख एक प्रशस्ति है। एक प्रशस्ति है और इनके एक राज कवि थे। यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है इस कह सकते हैं कि इस अभिलेख को कुमार गुप्त के कवि राजकवि जो है, राजकवि का नाम हमें देखने को मिलता है
सूर्यभक्त वत्सभट्टी, सूर्य भक्त हैं, सूर्य भक्त, उसके बाद भट्ट वत्सभट्टी, वत्सभट्टी जो है, इन्होंने इसका निर्माण कार्य जो है वो करवाया था। तो इसके इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह यही सब देखने को मिलता है। और आपको बता दूं, इसमें मालवा के राज्यपाल, इसमें मालवा के राज्यपाल जो है वो हमें बंधु वर्मा को बताया गया है। राज्यपाल बंधु वर्मा को बताया गया है। हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह जो अभिलेख है, इसमें हमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस अभिलेख में हमें जो कह सकते हैं कि इस अभिलेख में मेरू पर्वत, सुमेरु, इस अभिलेख में सुमेरु पर्वत, सुमेरु एवं कैलाश पर्वत का वर्णन जो है वर्णन किया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको भी ये बात बताई कि किस अभिलेख में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां पे हमें सुमेरु पर्वत और कैलाश पर्वत का वर्णन देखने को मिलता है। तो यह वही अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख, जो मंदसौर का अभिलेख है, मंदसौर का अभिलेख। इसमें ही हमें इन सभी बातों का समावेश जो है वो देखने को मिलता है। आपको इस चीज को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको जो है वो नोट कर लेना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, और जो हमारा चौथा अभिलेख है वो है कर्मन डंडा अभिलेख। जो चौथा है वो कर्म डंडा अभिलेख। और यह चीजें आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नव कुंवर जो था, उस अभिलेख में हमें महात्मा बुद्ध के जो नीचे, यानी कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के नीचे हमें बुधा हुआ देखने को मिलता है, वर्णित देखने को मिलता है। यह अभिलेख भगवान शिव के नीचे इसका अंकन देखने को मिलता है। तो मिलता है। इस प्रकार से हमें इनके अभिलेखों के बारे में जो है वो सारी जानकारियां देखने को मिल गई, और मैंने इन सभी के बारे में आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने बता दिया। और इस अभिलेख का एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस अभिलेख का निर्माण कुमारगुप्त के अमात्य, कुमारगुप्त के अमात्य, इनका नाम हमें पृथ्वी सेन देखने को मिलता है। पृथ्वी
सेन ने इसका जो निर्माण है, ऋषि सेन ने इसका निर्माण किया था, कराया था या किया था, कराया था। अब हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनके 3 जो हमें ताम्र लेख हैं, यानी कि जो ताम्र पत्र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, तो हम यहीं पे इनका वर्णन जो है वो कर देंगे। कुमारगुप्त के ताम्र अभिलेख, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें 3 जो ताम्रपत्र है उनका वर्णन देखने को मिलता है। धरदेह का ताम्रपत्र, धरदेह का ताम्रपत्र, और हमें जो है वो दूसरा है दामोदरपुर ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। और जो हमारा तीसरा है, जो हमें तीसरा जिसका हमें वर्णन देखने को मिलता है वो हमारा वैराग का है, वैग्राम का ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। आपको बता दूं कि दामोदरपुर, सबसे पहले हम दामोदरपुर के बारे में देखेंगे, क्योंकि इनमें और इसमें और इसमें जो है वो हमें भूमि दान से संबंधित जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो धरदेह का ताम्रपत्र है और जो वैराग्राम का ताम्रपत्र है, इसमें हमें जो कुमारगुप्त ने भूमि दान दिया था, यानी कि धर्म के कार्य के लिए जो भूमि दान दिया था, उसका जो वर्णन है वो हमें इन दोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन जो दामोदरपुर का ताम्रपत्र है, यहाँ से हमें केवल यहीं से हमें 6 ताम्रपत्र देखने को मिल गए हैं। यानी कि जो दामोदरपुर है, यहीं से हमें 6 ताम्रपत्र देखने को मिलते हैं। और आपको बता दूं कि ये 3 के तीनों जो है वह बंगाल में स्थित है, बंगाल से प्राप्त हुए हैं। यह हमें बंगाल से प्राप्त हुए हैं। तो इनके बारे में जो मैंने ये जो है, यह दोनों भूमि दान से संबंधित है, यह दोनों भूमि दान से संबंधित है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, भूमि दान लेकिन इसमें हमें यहाँ से 6 ताम्रपत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 6 ताम्रपत्र हमें मिलते हैं, जिनमें से 3 जो है वह कुमारगुप्त के प्रशासन के बारे में, यानी कि उनके जो कार्य प्रशासन प्रणाली थी उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। यानी कि 3 जो है, आप मैं यहाँ पे लिखता हुआ चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। दामोदरपुर का जो ताम्रपत्र है, यहां से हमें 6 ताम्रपत्र मिले हैं, यहां से हमें 6 ताम्रपत्र मिले हैं। और इन 6 में से 3 जो है, 3 में हमें कुमारगुप्त के प्रशासन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, ऐसा हमें इनका वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें हमें प्रशासन से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। और इसमें जो 6 ताम्रपत्र हैं, 6 ताम्रपत्रों में से 3 जो है वो प्रशासन से संबंधित है, और जो बाकी के जो 3 है उसमें हमें काफी जो वर्णन है वह देखने को मिल जाते हैं।
इसमें हमें काफी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो है यह भूमि दान से संबंधित यह ताम्रपत्र हमें जो तीन है, वैराग्य का ताम्रपत्र और जो धर्दय का जो ताम्रपत्र है, यहाँ पे हमें ये दोनों भूमि दान के बारे में हमें देखने को मिल जाते हैं। एक वारा स्वामी है, उनके भूमि दान का जो हमें वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है। वारा स्वामी का, वारा स्वामी के भूमि दान का जो हमें वर्णन है इसमें देखने को मिलता है। और इसमें जो है उनका नाम है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी को भूमि दान का जो वर्णन है वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके जो ताम्रपत्र हैं वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमें इनके दृष्टिकोण से देखने को मिल जाते हैं। अब हम इनके सिक्कों के बारे में देखेंगे, यानी कि जो इनके सिक्के हैं वो किस प्रकार से हैं, उनमें हमें क्या क्या वर्णन देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रकार के सिक्कों में और कुमारगुप्त के प्रकार के सिक्कों में हमें क्या क्या वर्णन देखने को मिलते हैं, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। तो आप इन सभी बातों को नोट जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, कहानियों के माध्यम से भी समझाता हूँ, और इसमें जो फैक्ट दिए जा सकते हैं वो भी मैं आपको देखिए समझा देता हूँ। तो आप इन सभी को बढ़िया से बढ़िया इसको नोट करने का प्रयास करें। कुमारगुप्त के सिक्के, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के जो हैं वो चलाए थे। आपको इस बात को नोट कर लेना है कि गुप्त वंश में, यानी कि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख हमें कुमारगुप्त के, और सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो हमें कुमारगुप्त के देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे। सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे। लाए थे। इसमें हमें जो सबसे पहला हमें सिक्का जो देखने को मिलता है वो मयूर प्रकार का सिक्का देखने को मिलता है। यानी कि पहले मैं आपको बता दूं कि इनके जो सिक्के के जो टाइप्स मिलते हैं उनकिन किन किन धातुओं के थे, तो आपको बता दूं कि सोने, चांदी, रजत और तमाम हमें जो उस समय जो प्रचलित सामग्री थी उसका हमें और तांबे के जो सिक्के हैं, इन सभी धातुओं का जो है इनके सिक्कों में हमें प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो पहला सिक्का है कुमारगुप्त का प्रथम सिक्का जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वह है मयूर प्रकार का सिक्का। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, मयूर प्रकार का सिक्का। मयूर प्रकार का सिक्का यह इनका प्रथम सिक्का था। और आप देखेंगे कि कला की दृष्टि से यह जो सिक्का था वह सबसे ज्यादा सुंदर था। कला की दृष्टि से भी यह जो सिक्का था वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। हुआ और यही कारण था कि यह सिक्का का जो प्रचलन है वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि यह जो सिक्का है वो गुप्त काल में सबसे ज्यादा चलने वाला इनके शासन काल में हमें देखने को मिलता है। तो पहला हमने सिक्का देखा मयूर प्रकार के सिक्का है। उसके बाद हम देखेंगे कि अश्व प्रकार के सिक्के, यानी कि अश्वमेघ प्रकार के जो सिक्के हैं उनका भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के,
अश्वमेध प्रकार के जो हमें सिक्के हैं उनका भी वर्णन देखने को मिलता है। ऐसा हमें इनके सिक्कों से पता चलता है कि कुमारगुप्त ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कुमारगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसका हमें जो वर्णन है, एक जो यज्ञों की जो पुष्टि है वो हमें इसमें देखने को मिल जाती है कि इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वो किए हैं। और आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त ने एक बीड़ा वादन प्रकार का जो सिक्का है वो चलाया था और वही सिक्का इन्होंने अपने आप में प्रतिवादन करके चलाया था। यानी कि बीड़ा वादन का सिक्का, बीड़ा वादन प्रकार का जो सिक्का है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें कुमारगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं। इसमें कुमारगुप्त बीड़ा बजाते हुए वे इनका अंकन है। आप देखेंगे कि जो बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त का हमें अंकन देखने को मिलता है, सेम वही चीज इन्होंने भी उसको चलाया था। और इसमें जो थी वो रानी भी जो थी, कुमारगुप्त बीड़ा को बजा रहे थे और जो रानी थी इनकी वह उसको सुन रही थी। सुनते हुए अंकित की गई है कि रानी कुमारगुप्त के बीड़ा वादन को सुन रही हैं, ऐसा अंकन देखने को मिलता है। इसका अंकन हुआ है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि बीड़ा वादन प्रकार के जो हमें सिक्के हैं वो भी देखने को हमें इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कला की दृष्टि से जो इनके सिक्के हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे और इनमें जो हमें वर्णन देखने को मिले वो काफी ज्यादा वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनके जो विजय हैं, यानी कि हमने इनके सिक्कों के बारे में देखा। हालांकि सिक्के जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे इंपॉर्टेंट सिक्के हैं उनको मैंने समावेश करने का प्रयास जो है वह किया है। उसके बाद हम देखेंगे कुमारगुप्त की विजय, गुप्त का विजय जो है वो हम देखेंगे। आपको बता दें कि कुमारगुप्त ने मालवा से जो है वो अपना विजय जो था उसको स्थापित किया था। ऐसा हमें स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हमें जो है इसका वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। कुमारगुप्त की जो विजय यात्रा है उसमें हमें सबसे पहला जो विजय यात्रा देखने को मिलता है जो दसपुर है। पहला जो हमें इसका विजय का वर्णन देखने को मिलता है वह है दसपुर पर विजय प्राप्त करने का श्रेय या राज्य को विस्तार करने का जो श्रेय है वह हमें कुमारगुप्त के द्वारा देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे इनका एक हमें और युद्ध इनके बारे में हमें जो युद्ध देखने को मिलता है वो हमें नर्मदा घाटी के घाटी पर इनका जो साम्राज्य विस्तार है वहां तक हमें देखने को मिलता है। साम्राज्य विस्तार वहां तक देखने को मिलता है।
इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो साम्राज्य है वो भी हमें फैला हुआ देखने को मिलता है और इसका जो वर्णन है वह भी हमें देखने को मिल जाता है। और इस बात की जो पुष्टि है वो हमें नागभट्ट, यहाँ के जो महाराज थे नागभट्ट के अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। इस बात की जो पुष्टि है वह हमें इस बात की पुष्टि नागभट्ट, महाराजा नागभट्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं महाराजा दिख रहा है, हाँ, नागभट्ट के अभिलेख में देखने को मिलता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यह है कि हमें कुमारगुप्त के ही काल में एक पुष्यमित्र नामक जाति है जिसका आक्रमण इनके साम्राज्य पे होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस चीज को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि इनके शासनकाल में, यानी कुमारगुप्त के शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में हमें एक पुष्यमित्र जाति, यानी कि जो पुष्यमित्र जाति है उसका जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है, पुष्यमित्र जाति का आक्रमण देखने को मिलता है। कई जगहों पे हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि यह जो जाति थी, जब इन्होंने गुप्तों के ऊपर आक्रमण किया, इनके काफी हिस्से जो थे, मालवा का क्षेत्र और गुजरात के साइड का जो क्षेत्र था, वो कुछ हिस्सों को इन्होंने जीत लिया था, इसको विजित कर लिया था। लेकिन आप देखेंगे कि कुमारगुप्त ने इन सभी को फिर से जो है इन पे अपना वर्चस्व जो है स्थापित कर दिया। हालांकि हमें ऐसा भी वर्णन देखने को मिलता है कि इस युद्ध के कारण, इस आक्रमण के कारण गुप्त वंश की जो राजअष्टमी थी, गुप्त वंश की जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जो थी वो रुष्ट हो जाती हैं, यानी कि रुष्ट हो जाती हैं। और इन्हीं को मनाने के लिए, यानी कि इनको मनाने के लिए स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त 3 रातों तक जमीन पर सोते हैं, जमीन पर जागते हैं, तब जाके जो ये लक्ष्मी है, यानी कि जो इनके वंश की जो लक्ष्मी थी, जो वैभव था, वो फिर से इनके पास वापस आता है। ऐसा हमें वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि स्कंदगुप्त है जो है वो 3 रातों तक लक्ष्मी को मनाने के लिए 3 रातों तक भूमि पे सोते हैं, भूमि पे जागते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उन सभी बातों का जो है वो ध्यान देते हैं। और एक जो हमें बातों का वर्णन देखने को मिलता है वो यह है कि स्कंदगुप्त ने ही जो पुष्यमित्र जाति थी उसको परास्त किया था। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र जाति को परास्त किया था। और यह जब इनको परास्त करते हैं और यह इस बात की जब सूचना कुमारगुप्त को मिलती है तो बहुत ज्यादा हर्षित होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसका भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद यह अपनी माता से मिलने जाते हैं। ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि जैसे माता देवकी से श्री कृष्ण मिलने जाते हैं, सेम उसी प्रकार से स्कंदगुप्त अपनी माता से मिलने जाते हैं। लेकिन जब वहां पे जाते हैं वह उनको विधवावस्था में देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी जो माता थी वह विधवावस्था में हमें इनको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो हमें वर्णन है वह इस प्रकार से हमने इस क्लास को देखा कि इनमें जो सारी बातें थी उनका समावेश मैंने किया। और हमारी जो कल की क्लास होगी, यानी कि अब हमारा आज का जो क्लास था वो हमारा कुमारगुप्त के ऊपर आ रही था, तो हमने इनके बारे में सभी बातें देखी कि इनके साम्राज्य के बारे में, इनके मुद्राओं के बारे में,
इनके लेखों के बारे में, इनके अभिलेखों के बारे में, तामपत्रों के बारे में, इनकी जीवनियों के बारे में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक चीज और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने को मिलता है कि कनिंघम ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि कुमारगुप्त ने अपनी शासन काल में, अपने शासन के समय में ना तो 1 इंच भूमि जो थी उसको गंवाया था और ना ही 1 इंच भूमि को जीता था। यानी कि ना तो इन्होंने जीता था और ना तो इन्होंने हारा था। जितना इन्होंने हारा था उसको फिर से इन्होंने विजित कर लिया था और जितना इनसे छूटा था उसको इन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया था। तो वैसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है कि जब पुष्यमित्र जाति जो है वह इन पर आक्रमण करती है तो इन्होंने स्कंदगुप्त के साथ मिलकर जो थे उनसे इन्होंने मिलकर के इनका जो था इनको भगाया था, इनको परास्त किया था और उसके बाद इनका वर्णन देखने को हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज की जो हमारी क्लास है वो संपूर्ण कुमारगुप्त के ऊपर ही आधारित था और आगे की जो क्लास हमारी होगी वह हमारा स्कंदगुप्त के ऊपर आधारित होगा। स्कंदगुप्त के ऊपर हमें आधारित होगा। आगे का जो हमारा क्लास होगा उस पे हम देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में और संपूर्ण गुप्त वंश के बारे में, जो वंशावलियां हैं उनके बारे में, जो सामाजिक और आर्थिक जीवन है उन सभी को हम देखते हुए चलेंगे। हालांकि मैं आपको क्लास में इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो बताता हुआ चलता हूँ कि इनके समय की जो मुद्राएं थी वो किस प्रकार से थी। आप देख रहे हैं कि इनकी जो मुद्राएं हैं वो सबसे ज्यादा हैं स्कंदगुप्त के, जो कुमारगुप्त है इनके शासन में सबसे ज्यादा हमें मुद्राएं जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जब हम स्कंदगुप्त के शासन काल में पहुंचेंगे वहां पे हमें मुद्राओं का जो अंकन है उसमें हमें थोड़ा सा मिलावट देखने को मिलेगा, यानी कि अशुद्धियां जो है वो आती हुई हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि शुद्ध सोने की जो सिक्का है वो शुद्ध सोने का हमें सिक्का देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का क्लास है वो यहीं तक रहेगा और आगे की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी कुमारगुप्त के ऊपर आधारित होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।